हेलो दोस्तों, आज मैं थाई सुपरनैचुरल हॉरर मूवी डेथ विस्परर पार्ट 3 को एक्सप्लेन करूंगी। इसके पहले के 2 पार्ट्स अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप इनके एक्सप्लेनेशन को मेरे चैनल में देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है 1825 में राजा बागिदो के शासनकाल के दौरान। एक बर्मी औरत अपने नवजात बच्चे के साथ भाग रही थी। उसके पीछे ब्रिटिश साम्राज्य की सेना लगी हुई थी। भागते हुए वो औरत भगवान से खुद के और अपने बच्चे की रक्षा करने को कहती है। बचते हुए वो एक नदी को पार करने लगती है। तभी उसके बच्चे को सैनिकों द्वारा गोली मार दी जाती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। गुस्से और शोक से भरकर वो औरत लोकल लोगों द्वारा पूजी जाने वाली देवी को श्राप देती है और उसके मंदिर को आग के हवाले कर देती है। बदले की आग में जलते हुए वो एक ब्लैक स्पिरिट में बदल जाती है और डेथ विस्परर की असली घोस्ट यही औरत है जिसे याक ने पार्ट 2 में मार दिया था, यानी उस आत्मा को अपनी दुनिया से निकाल फेंका था। यही रीजन था कि वो काली औरत बच्चियों को अपना चारा बनाती थी। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम 1976 में फिर से याक और उसकी फैमिली को देखते हैं। उस काली आत्मा से छुटकारा पाने के बाद अब याक और उसकी फैमिली नॉर्मली अपनी लाइफ जी रही थी। यॉड और यॉश मिलके अपनी छोटी बहन ई के आखिरी दूध के दांत को निकाल फेंकते हैं। ई की माँ यॉश और यॉड को ई के दांत को रूफटॉप पर फेंकने को कहती है ताकि ई का नेक्स्ट दांत अच्छे से निकले। तभी वहाँ याक यार्ड को उसके ससुराल से घर ले आता है क्योंकि यार्ड अब प्रेग्नेंट थी और ब्रेडिट उसका पति अपने काम में थोड़ा बिजी था, इसीलिए यार्ड अपने फैमिली के साथ वहाँ रहने आई थी। वो सब मिलके साथ में खाना खाते हुए बात करते हैं। पिछली बार के हादसे के बाद 3 साल बीत चुके थे और अभी तक वो आत्मा वापस उनके लाइफ में नहीं लौटी थी, इसीलिए याक के पिता उसे फिर से आर्मी ज्वाइन करने को कहते हैं। उस रात याक यार्ड से बात करता है और कहता है कि वो आर्मी फिर से ज्वाइन करना चाहता है, पर उसे डर है कि उसके पीछे से उसकी फैमिली कैसे मैनेज करेगी। तभी यॉश उसे वापस आर्मी ज्वाइन करने को कहता है और वो खुद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर लेता है। वो सब भाई बहन मिलके एक साथ यैम को याद करते हैं और एक साथ फिर से एक ही घर में वो सब बहुत खुश थे। पर उसी रात सोते टाइम ई का जो दांत टूटा था उसे कोई रूफ टॉप से उठा लेता है। नेक्स्ट डे ई स्कूल में अपने लास्ट क्लास के बाद बायोलॉजी लैब से वापस घर आने की तैयारी कर रही थी। तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे देख रहा है। वो उसका सामना करने के लिए आगे बढ़ती है, पर वो उसका एक क्लासमेट था जो उसे उसके साथ घर चलने को बोलने आया था, पर ई मना कर देती है और अपने भाइयों का वेट करती है। स्कूल से निकलते हुए ई को एहसास हो जाता है कि कोई उसके पीछे है। क्लासरूम्स के दरवाजे अपने आप बंद होने लगते हैं। वो डर के भागते हुए स्कूल से निकलने की कोशिश करती है, पर गेट अपने आप बंद हो जाता है। ई को फिर से वो काले कपड़ों वाली औरत दिखती है जो उसके पास बढ़ रही थी। वो डरते हुए स्कूल के अंदर भागती है। तभी वहाँ पे याक, यॉड और यॉश आ जाते हैं। याक ई की आवाज सुन के तुरंत अंदर भागता है। हम बाहर एक गार्डनर को भी देखते हैं जो उन तीनों को अंदर भागते देखता है। आगे याक ई को बायोलॉजी लैब में स्केलेटन के साथ केज के अंदर देखता है, पर असल में ई को उसके अंदर उस औरत ने पकड़ रखा था और वो उसका गला भी दबा रही थी। याक उस केज को तोड़ देता है और ई को फ्री करता है, पर अब ई उस औरत के कंट्रोल में थी और वो याक पर हमला करती है। याक ई को होश में आने को कहता है। तभी यॉड और यॉश भी वहाँ आते हैं, पर वो गार्डनर जो उस औरत के कंट्रोल में था वो उन पर हमला कर देता है। याक किसी तरह से ई को रोकने की कोशिश करता है, पर वो गार्डनर उस पर भी हमला करता है। तभी ई के अंदर की आत्मा वही अपना पुराना मंत्र पढ़ने लगती है जिससे कि वो सबको सुला के ई को अपने साथ ले जा सके। यॉड और यॉश बेहोश हो जाते हैं। याक लड़ने की कोशिश करता है, अपने लाइटर से खुद को चोट पहुंचा के जगे रहने की कोशिश करता है, पर ई उसे बुझा देती है। याक के बेहोश होते ही ई गायब हो चुकी थी। आगे सार्ज को घर पे बुलाया जाता है जो कि हमेशा से ही याक के हेल्प के लिए उसके साथ रहता था। याक सार्ज से पूछता है कि वो आत्मा
आत्मा फिर से कैसे वापस आ गई। सार्ज उसे बताता है कि शायद वो अकेली नहीं है, उसके जैसे और भी हैं। आगे सार्ज एक रिचुअल करता है जिसमें वो चारों भाई बहन मिलके अपनी मरी हुई बहन यैम की आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश करने वाले थे। यहाँ सार्ज इस रिचुअल के लिए 3 रूल्स बताता है, जिसमें पहला रूल था कि उन्हें सिर्फ यैम की आत्मा को ही याद करना था। दूसरा, कांच के ग्लास से हाथ किसी भी कीमत में नहीं उठाना था और तीसरा, उस ग्लास को टूटने नहीं देना था। इस प्रोसेस से उन्हें पता चलता है कि ई बॉन सनोदबियोंग के जंगल में है। तभी यॉर्ड को लगता है कि ये आत्मा यैम की है, वो इतने श्योर कैसे हो सकते हैं। इस चक्कर में वो पहला रूल तोड़ देते हैं क्योंकि उन सब का फोकस यैम से हट चुका था। तभी वो ग्लास इतने जोर से घूमने लगता है और इतना गर्म हो जाता है कि याक को छोड़ के वो सब एक एक करके अपना हाथ उठा लेते हैं। यहाँ दूसरा रूल भी टूट जाता है। सारे रूल्स टूटने के बाद वो ग्लास खुद ब खुद टूट जाता है। इसके बाद याक खुद को एक जंगल में पाता है जहाँ उसे जापानीज सोल्जर्स मिलते हैं। वो सोल्जर्स उसे नहीं देख सकते थे, पर वो एक गुफा के अंदर जाते हैं। वहाँ एक औरत जो एक मंत्र पढ़ती है और सारे सोल्जर्स एक एक करके खुद को मार लेते हैं। याक को लगता है कि शायद वो औरत उसे नहीं देख सकती, पर वो उसे देख सकती थी। याक की चेतना उस जंगल में थी, पर उसकी बॉडी अभी भी उसके घर में थी। वो औरत याक से कहती है कि अगर वो अपनी बहन को बचाना चाहता है तो उसे फॉलो करे। याक उस पे हमला करने की कोशिश करता है, पर वो उसे अपने मंत्रों से रोक देती है, जिसके वजह से याक को एक दौरा पड़ता है। सार्ज किसी तरह से याक को वापस अपने बॉडी में ले आता है। अगले दिन याक सार्ज के साथ बॉन्ग सनोदबियोंग के लिए निकल पड़ता है। याक के पिता उसे भी अपने साथ ले चलने को कहते हैं, पर याक उन सबको वहीं रुकने को कहता है। रास्ते में सार्ज याक को बॉन्ग सनोदबियोंग के जंगल के बारे में बताता है। बॉन्ग सनोदबियोंग एक हॉन्टेड जंगल था जो कि डोंग खमोट के जंगल से भी ज्यादा खतरनाक था। अथॉरिटीज ने बॉन्ग सनोदबियोंग में अपने लोग भेजे थे, पर वो सब कभी वापस नहीं लौटे। इसके बाद जापानीज सोल्जर्स को वहाँ भेजा गया ताकि रेलवे ट्रैक बनाया जा सके, पर वो भी कभी वापस नहीं लौटे। आगे याक और सार्ज एक जंगल के स्टार्टिंग में पहुँच के अपनी गाड़ी वहीं छोड़ के पैदल चलने का फैसला करते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि यॉर्ड और यॉश भी उनके साथ आए हैं। यहाँ याक के पिता ने दोनों भाइयों को याक की हेल्प के लिए भेजा था। वो सब आगे बढ़ते हैं। एक नदी पार करते हुए उन्हें एक एक करके कुछ आत्माएं पानी के अंदर ले जाती है। याक उन आत्माओं को खत्म करता है और अपने भाइयों को बचाता है। सार्ज भी किसी तरह खुद को बचा लेता है। वो सब नदी पार तो कर लेते हैं, पर उन्हें बॉन्ग सनोदबियोंग जाने का रास्ता अभी तक नहीं पता था। वहीं उस गुफा के अंदर ई को होश आते ही वो वहाँ से भाग निकलती है, पर उसे रास्ते में वो काली औरतें मिलती हैं और वो एक नहीं कई सारी थीं। ई उन पर हमला करती है, पर वो फिर से उठ के उसका पीछा करने लगती है। ई उनसे दूर भागते हुए याक से जा टकराती है। वो याक को अपने सामने देख के बहुत खुश होती है, पर जल्द ही उसे समझ आ जाता है कि वो याक नहीं है। वो उस पे हमला करती है, पर उसके हमले का उस पर कोई असर नहीं होता। ई वहाँ से भागते हुए फिर से उसी गुफा के बाहर जा पहुँचती है। डर के मारे वो भगवान को बुलाती है, पर वो बूढ़ी औरत आके ई को उस गुफा में खींच लेती है। वहीं दूसरी तरफ याक और बाकी सब एक सुनसान गांव में पहुंचते हैं, जहां उन्हें यकीन और कोंगमू 2 भाई बहन मिलते हैं। यकीन उन्हें बॉन्ग सनोदबियोंग के बारे में बताती है कि ये जंगल खोए हुए आत्माओं का जंगल है और जो यहाँ आता है वो मारा जाता है, इसीलिए उन्हें भी वहाँ से चले जाना चाहिए। पर याक और उसके भाई अपनी बहन के बिना वहाँ से नहीं जाना चाहते थे। याक उस गांव के बारे में पूछता है। यकीन उन्हें बताती है कि उनके गांव में अचानक से एक बुरी आत्मा के आ जाने के वजह से उनके गांव की औरतों की मौत होने लगी थी। इसीलिए 1896 में मोंग सयाडोर ने उस आत्मा को एक कॉफिन में अपने मंत्रों से कैद कर लिया था, जिसके बाद से उस जंगल में जाना सबके लिए मना हो गया था। पर 1942 में पैसिफिक वॉर के दौरान जापानीज सोल्जर उनके गांव में घुस आए और उन सभी गांव वालों को जबरदस्ती कैद करके रेलवे ट्रैक का काम करवाने लगे। जिन्होंने भागने की कोशिश की उन्हें मार दिया गया। ये सब देख के गांव की एक बुजुर्ग औरत मवाई ने फैसला किया कि वो इसका बदला लेगी। उसने उस बुरी आत्मा को कैद से आजाद करने का फैसला किया। बचे हुए
गांव वालों के साथ उसने उस आत्मा को आजाद कर दिया, पर उस आत्मा को कंट्रोल करना नामुमकिन था। वो जापानीज सोल्जर्स के साथ साथ बचे हुए सारे गांव वालों को मार देती है। सिर्फ मवाई ही जिंदा बचती है। यकीन उन सबको उस रात के लिए वहीं आराम करने को कहती है। सब आराम करने चले जाते हैं, पर यैक बाहर ही रुकता है। यैक को तभी ई की आवाज सुनाई देती है। वो ई का पीछा करते हुए जंगल में अकेले ही चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे पता चलता है कि वो ई नहीं है, तब काफी देर हो चुकी थी। वो आत्मा उसे एक कब्र में कैद कर लेती है और अपने मंत्रों से उसे सुलाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ सार्ज, यॉड और यॉश आ जाते हैं और यैक उस कब्र से निकल आता है। वहीं दूसरी तरफ यैड, जो कि घर में सो रही थी, उसे ई दिखती है। उसे समझने में देर नहीं लगती कि ये उसकी बहन ई नहीं है। वो यैड को बताती है कि उसे लड़का होगा और वो उससे उसके बच्चे को मांगती है। याड गुस्से में उस पर गोली चलाती है। तभी फिर से वही चैंटिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसके वजह से याड को नींद आने लगती है। याड के सोते ही हम उस कमरे में उसी काली औरत को देख पाते हैं, जिसका मतलब था कि याड भी अब अपने घर से गायब हो चुकी थी। वहीं याक और बाकी सब बॉन सनौत बियोंग के एंट्रेंस पर पहुंचते हैं, जहां सार्ज प्रे करता है, पर यकीन उन्हें बताती है कि उनके प्रेयर्स यहाँ काम नहीं आएंगे, क्योंकि ये जंगल बाकी दुनिया से अलग है। वो वहाँ पे लगे हुए बेल्स को दिखाती है और कहती है कि ये बेल्स सैक्रेड हैं और मुसीबत के आते ही ये बजने लगते हैं। वो उन सबको एक एक बेल लेने को कहती है, पर वो दोनों भाई बहन खुद उन बेल्स को नहीं लेते, क्योंकि उनका कहना था कि वो यहाँ के लोकल हैं और उन्हें इसकी जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हुए यॉड ग्रुप से बिछड़ जाता है और गायब हो जाता है और बाकी के ग्रुप पर जंगल के कुछ आत्माएं हमला कर देती हैं। ये आत्माएं बंदर जैसे पेड़ों पर कूद कूद कर उन पर हमला कर रही थी। इनका मकसद था अपने शिकार का खून पीना। इन आत्माओं पर बुलेट्स का कोई असर नहीं हो रहा था। तभी खोंगमू उन पर आग से हमला करता है और आग का इन पर असर हो रहा था। इसके बाद याक एक एक करके सभी आत्माओं को आग से डरा के भगा देता है। यॉश, जो थोड़ा जख्मी था, वो अपने घाव को एक नदी में साफ करने जाता है। तभी उसका बेल जो अचानक से वाइब्रेट होने लगा था, पर वो उस पर ध्यान नहीं देता और उसे नदी में यॉड नजर आता है, जो उसे अपने साथ पानी के अंदर ले जाता है और अब यॉश भी गायब हो चुका था। याक और सार्ज यकीन और खोंगमू के साथ आगे बढ़ते हैं और वो उसी गुफा के सामने पहुंच जाते हैं, जहां याक को एहसास होता है कि वो यहाँ पहले भी आ चुका है, जब उन्होंने स्पिरिट कॉलिंग रिचुअल किया था। वो सब अंदर जाते हैं, जहां उन्हें दीवारों पर कुछ पेंटिंग्स मिलती हैं, जो कि मोंग सयोडोर ने बनाई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि ये शैतानी आत्मा फिर से वापस जरूर आएगी। वो सबको इस आत्मा के बारे में चेतावनी देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये सारी पेंटिंग्स गुफा के दीवारों पर बनाई थी। आगे बढ़ते हुए ग्रुप बिछड़ जाता है। यकीन और याक साथ में दो बड़े बड़े सांपों से लड़ते हैं। बाद में पता चलता है कि वो सांप नहीं, उस बुरी आत्मा के कंट्रोल में रहने वाली वही औरतें हैं, जिन्हें उस आत्मा ने पहले ही मार के उनको अपना सर्वेंट बना लिया था। सार्ज और खोंगमू पर जापानीज सोल्जर्स के ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं, जो कि उस बुरी आत्मा के कंट्रोल में थे। तभी सार्ज को याद आता है कि उन बेल्स पर अगर भरोसा करे तो वो काम करती हैं। वो ऐसा ही करता है और उस बेल से उन ज़ॉम्बीज पर हमला करता है, जिससे वो गायब हो जाती हैं। पर सार्ज को उन बेल्स पर कुछ और भी दिखता है, जो हमें बाद में पता चलेगा। आगे बढ़ते हुए यकीन और याक को याड, ई, यॉश और यॉड मिलते हैं, जो उस आत्मा और मवाई द्वारा बंदी बनाए गए थे। पहले तो ई को यकीन नहीं होता कि याक उसके सामने खड़ा है, पर याक उसे एहसास दिलाता है कि वो याक ही है जो उसे बचाने आया है। जब याक अपने सारे भाई बहनों को लेके वहाँ से जाने लगता है, तो मवाई ई और यॉश को कंट्रोल करके याक को बेहोश कर देती है और उसे बंदी बना लेती है। मवाई याक के पेट में एक चाकू से स्टैब करके एक बर्तन में उसका खून इकट्ठा करती है। मवाई उसे बताती है कि जब तक इंसान जिंदा है तब तक वॉर होते रहेंगे और उसके गांव को और उसके लोगों को सबसे खतरा हमेशा रहेगा। वो ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि वो अपने लोगों को और अपने पूर्वजों की जगह को बचा सके। मवाई उस आत्मा को दायू कह के बुलाती है। वो बताती है कि दायू को दो चीजों से नफरत है, पहला वॉर से और दूसरा प्यार से। जितना ज्यादा प्यार उसे दिखेगा वो लोगों को उतना तड़पाएगी। और हमें यहाँ समझ आता
है क्यों दायू ने याक के फैमिली को चुना था, क्योंकि वो सभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दायू जब जिंदा थी तब वो अपने बच्चे से प्यार करती थी, पर उससे उसका बच्चा ही छीन लिया गया, जिसका बदला वो दूसरों से लेना चाहती थी। इसीलिए वो ऐसी फैमिलीज को ढूंढ के अपना शिकार बनाती थी जहाँ प्यार हो। याक मवाई को कहता है कि उसने उस बुरी आत्मा को पहले ही नर्क भेज चुका है। मवाई उसे बताती है वो दायू को वापस इस दुनिया में लाएगी एक नए होस्ट के बॉडी में, ताकि दायू हमेशा उसकी और उसके लोगों की रक्षा कर सके। तभी मवाई बताती है कि उसे दायू को वापस इस दुनिया में लाने के लिए ई की बॉडी चाहिए, जिसके लिए वो उसका टूटा हुआ दांत ले आई थी उनके रूफ टॉप से। साथ में उसे दायू को हराने वाले का खून चाहिए था जो वो याक से लेती है, और इसीलिए उसने याक को उसे फॉलो करने के लिए कहा था। ये दोनों चीज वो वहाँ बने एक कुएं में डाल देती है, जिससे नर्क का दरवाजा खुल जाता है और दायू वापस आने लगती है। पर मवाई को अभी भी एक चीज चाहिए थी, वो चीज थी अनजन्मा बच्चा, ताकि दायू की ताकत बढ़ सके जो यार्ड के पास था, और इसीलिए वो यार्ड को भी वहाँ लेके आई थी। इससे पहले कि वो यार्ड के बच्चे को निकालती, वहाँ सार्ज आ जाता है और मवाई को गोली मार देता है, और इस बार ये गोली काम भी करती है और मवाई मारी जाती है और बाकी के ज़ॉम्बीज भी गायब हो जाते हैं। सार्ज याक को बताता है उन बेल्स के अंदर मर्क्यूरी की कोटिंग बनी हुई है, जिससे इन सब आत्माओं को मारा जा सकता है। जैसे याक ने पार्ट 2 में दायू को उस एम्यूलेट के जरिए मारा था, उस एम्यूलेट में भी मर्क्यूरी लगा हुआ था। इसके बाद याक और उसकी टीम मिलके बाकी के ज़ॉम्बीज को एक एक करके मारने लगती है, पर दायू की कंट्रोल की हुई एक औरत यकीन और खोमू को मार देती है और उनकी बॉडी भी बाकी की आत्माओं की तरह गायब हो जाती है। तभी यार्ड को लेबर पेन होने लगता है और याक के कहने पर सार्ज उसकी डिलीवरी करता है। जैसा कि उस आत्मा ने पहले ही कहा था, यार्ड को लड़का होता है। सब बहुत खुश थे और इससे पहले कि वो सब वहाँ से निकल पाते, मवाई अपनी जान दे के दायू को नर्क से निकाल लेती है और दायू सार्ज को मार देती है। दायू वापस आ गई थी और उसे ई की बॉडी चाहिए थी। वो उन सब को खत्म करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी वहाँ यकीन और खोंगमू आ जाते हैं, जो बताते हैं कि उन्होंने दायू को जिंदा किया, पर उसने उन सबको मार डाला। वो उन्हें एक बार मार चुकी है, पर वो उन्हें बार बार नहीं मार सकती। दायू ये सुन के गुस्से में खोमू को तड़पाने लगती है। यकीन याक को बताती है कि बर्थ वाटर एक होली वाटर होता है, उसे उसका यूज करना चाहिए। याक एक नाइफ में यार्ड के बॉडी से निकला हुआ बर्थ वाटर लगा के दायू को स्टैब करता है, जिससे वो कमजोर पड़ने लगती है। फिर वो मर्क्यूरी बेल को उसके सर पे रख के शूट कर देता है और दायू को वापस उस कुएं के अंदर ले जाता है, जहाँ वो नर्क का दरवाजा बंद होने से पहले उसे वहाँ छोड़ के वापस आ जाता है। लास्ट में सार्ज, जो कि जख्मी था, वो समझ चुका था कि वो इस बार नहीं बच सकेगा। वो याक को अपनी बेटी नामपेच को कहने को कहता है कि वो उससे माफी मांगता है, क्योंकि वो वापस नहीं मिल सका उससे। वो याक को नामपेच का ध्यान रखने को कहता है, जिसके बाद वो मारा जाता है। एंड क्रेडिट सीन में हम नामपेच को देखते हैं, जो सार्ज के फोटो के सामने बैठ के रो रही थी, और एक सस्पेंसफुल म्यूजिक के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो इस पार्ट में बाकी के 2 पार्ट से हट के हमें आखिरकार बताया गया है कि असल में ये आत्मा कहाँ से आई और इसका मकसद क्या था। दायू असल में एक बदले के प्यास में ये सब कर रही थी, और सेम यही चीज मवाई ने भी की थी जब वो जापानीज सोल्जर से बदला लेने के चक्कर में दायू को आजाद कर देती है। वो ये भी नहीं सोचती कि वो आत्मा उसका भी नुकसान कर सकती है। आखिरकार वही होता है, वो पूरे गांव को मार देती है। बस मवाई ही जिंदा बचती है, क्योंकि दायू को पता था कि वो उसके काम जरूर आएगी। रही बात यकीन और खोंगमू की, तो वो दोनों भी मवाई के साथ मिलके दायू को रिलीज करते हैं, पर उस प्रोसेस में उन सब की जान चली जाती है। वो सब आत्माएं थे जो दायू के कंट्रोल में थे, पर यकीन और खोंगमू दायू के कंट्रोल से बाहर थे और वो याक की मदद करते हैं। याक को यकीन और खोंगमू पर पहले से ही शक था, पर वो दोनों बुरे नहीं थे। मवाई, जो कि अपने लोगों को बचाना चाहती थी, वो खुद ही एक जरिया बन गई थी अपने लोगों के मौत के लिए, पर वो ये सब एक्सेप्ट नहीं करती और वो दायू के ऑर्डर्स को फॉलो करती रहती है। यहाँ साफ बताया गया है कि बदले की आग सब खत्म कर देती है, जैसे कि दायू और
मवाई के साथ हुआ, पर एक दूसरे पर यकीन और प्यार की हमेशा जीत होती है, जैसे कि याक की फैमिली के साथ हुआ। अब इस कहानी में एक नया कैरेक्टर भी जुड़ चुका है, सार्ज की बेटी नामपेज। जरूर अगले पार्ट में नामपेज का इम्पोर्टेंट रोल होगा और इससे ही कहानी आगे बढ़ेगी। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करे, शेयर करे और कमेंट में बताएं आपको इस मूवी का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और मेरा सपोर्ट करे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।